नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। देश की संसद में वक्फ बिल पर लगातार सुबह से बहस चल रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने एक के बाद एक दमदार तरीके से अपने अपने पक्ष को रखा है। जहां सत्ता पक्ष वक्फ बोर्ड को सामंतवादी धर्म का एक चेहरा बताता है, वहीं विपक्ष इसे सत्तारूढ़ दल की नीयत पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। दरअसल वक्फ बिल में संशोधन विधेयक देश की संसद में पेश किया गया है और इसको लेकर सरकार जो है वो अपने सहयोगी दलों के साथ पूरी बातचीत करने के बाद इस बिल को पारित करने के मूड में है। वहीं विपक्ष हमलावर है कि किसी भी सूरत में बिल पास नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे कई संगठन हैं जो इसको लेकर पूरा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी और चेतावनी भी दे रहे हैं। ऐसे में देश की सरकार इस बिल पर क्या कुछ अपनी तस्वीर रखेगी, समझने की कोशिश कर रहे हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ जयपाल सिंह जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, प्रियदर्शी भटनागर, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार, राजीव जैन जी वरिष्ठ पत्रकार, महेश शर्मा जी सीनियर एडवोकेट हैं और डॉक्टर शहाबुद्दीन खान मेंबर हैं आप राजस्थान मुस्लिम फोरम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जयपाल जी, शुरुआत आपसे ही करें। आवाज नहीं आ रही मैडम? जयपाल जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप अपना ऑडियो ऑन करें और ये बताएं जरा कि अभी तक की जो सदन की तस्वीर है, स्थिति है। बड़ा कॉन्फिडेंस सरकार दिखा रही है, हालांकि विपक्ष ने भी बहुत आक्रामक तेवर दिखाए हैं इस मुद्दे पर। देखिए मीना जी, आज देश के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि 70 साल में कांग्रेस पार्टी और इन लोगों ने केवल तुष्टीकरण की राजनीति के तहत इस पे कार्य नहीं किया। और मैं समझता हूं आज इस सरकार ने जो अपना कमिटमेंट था सबका साथ सबका विकास को निभाते हुए, क्योंकि देश में लंबे समय से इस बात की थी कि जो वक्फ बोर्ड है उस कानून भेजने के बाद में जैसा बताया कि ऐसा पहला कानून का पहला अधिनियम है जिसपे इतने व्यापक स्तर पर चर्चा हुई है। यानी 25 राज्यों के सुझाव आए हैं और 284 डेलीगेशंस के साथ बात हुई है। अब आप सोचिए, समाज के हर वर्ग में बात करके, और मैं समझता हूं जो तुष्टीकरण की राजनीति के तहत जो गरीब मुस्लिम है उनको समाज की मुख्य धारा में नहीं आने दिया और उनको जानबूझ के उनकी एजुकेशन, उनके वेलफेयर, उनकी हेल्थ, उनकी चिकित्सा के लिए काम नहीं होने दिया। लेकिन हमारा नारा था कि सबका साथ सबका विकास। जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियां हैं, उन प्रॉपर्टियों के कुछ लोग जो उनको दबाए बैठे, माफिया बन के उन पे अवैध कब्जा करके बैठे हुए, उनका रेंट आ रहा है लाखों में, और वो जो मुस्लिम समाज है उसके वेलफेयर में काम आना था वो वहां नहीं आके वो केवल एक घर करोड़पति अरबपति बन रहा है। तो इस सरकार का जो कमिटमेंट ये है कि गरीब मुस्लिमों के एजुकेशन, उनके वेलफेयर के लिए काम आए। आप सोचिए, आज जैसा लोकसभा में भी बताया गया कि 2014 के चुनाव के ठीक पहले, यानी मार्च अप्रैल के अंदर जब आचार संहिता लगता है उससे पहले यूपीए के समय लगभग 123 जो प्रॉपर्टी थी वो वक्फ बोर्ड को दे दी गई। अब सवाल ये नहीं है कि सवाल आज एआईएम के जो अध्यक्ष है वो उसका विरोध करते हैं, अपोज करते हैं। आप सोचिए, 3000 करोड़ की वक्फ की प्रॉपर्टी है, उसको वो दबाए के बैठे हुए हैं। ऐसे इस देश में अनेकों कांग्रेस के नेता भी हैं जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को दबा के बैठे हुए और उनका लंबा चौड़ा जो मुनाफा वो कमाकर अपने खुद के यूज कर रहे हैं। वो मुस्लिम समाज के गरीब लोगों के लिए वेलफेयर में काम नहीं आने दे रहे। तो मैं समझता हूँ एक व्यापक चर्चा के आधार पर सब लोगों को विश्वास में लेकर और जेपीसी के बाद में बिल आया है, ये अपने आप में ऐतिहासिक अभूतपूर्व है। जी, तो कुल मिलाकर जो करप्शन इसमें समाहित है, इसमें लंबे समय से जिसकी चर्चा तो कांग्रेस के टेन्योर में भी थी और वक्त में जिस तरह की धांधली है उसको दूर करना मकसद है आपके मुताबिक। प्रियदर्शी भटनागर जी, ये सही है कि वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार के आरोप समय समय पर लगते रहे, ये भी सही है कि वक्फ के पास जितनी संपत्ति है, रेलवे के बाद शायद दूसरा बड़ा ये संगठन है जिसके पास इतनी बड़ी संपत्ति है। सवाल ये प्रियदर्शी भटनागर जी, समय समय पर हर नियम कानून में समय की जरूरत के मुताबिक बदलाव होते हैं,
ये अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट में अगर कोई संशोधन हो रहा है, अगर मौजूदा व्यवस्था में कोई कमजोरी है, उसे ठीक करने के लिए थोड़ा उसमें मजबूती लाने का प्रयास सरकार कर रही है, तो विपक्ष को इतनी आपत्ति क्यों हो रही है? जो बात यहाँ पर जयपाल जी ने कही कि बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी वक्फ की संपत्ति पर कब्जा किया हुआ है, यही कारण है कांग्रेस की आपत्ति का। देखिए, मैं आपने जो बात कही है, मैं उसका इस हद तक समर्थन करता हूं कि संशोधन और अमूलचूल परिवर्तन में काफी अंतर है। संशोधन के हम पक्षधर हैं, लेकिन हमारा कहना यह है, इस बिल की जो मूल अंतरात्मा है उसको भारतीय जनता पार्टी ने झंझोड़ के रख दिया है। उसका वास्तविक कारण दोनों पार्टियों की विचारधारा का बेसिक अंतर है। कांग्रेस पार्टी सद्भाव की, धर्मनिरपेक्षता की और देश को एकता के सूत्र में बांधने रखने की बात करती है, और भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र मुद्दा है ध्रुवीकरण, हिंदू मुसलमान। यहां पर भी खासकर इस देश के मुसलमानों को टारगेट किया गया है। अब वो इस प्रकार से किया गया है कि ये क्लियर कर दें भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार, क्या उन्होंने इस देश के किसी भी मंदिर की किसी ट्रस्ट में ये प्रोविजन किया है क्या कि किसी मंदिर ट्रस्ट में हिंदुओं की जगह वहां पर मुस्लिम मेंबरान शामिल किए गए होंगे? ये कहां तक जायज चीज है? क्या इसको इंटरफेरेंस नहीं माना जा सकता? मेरी दृष्टि में, कांग्रेस पार्टी की दृष्टि में ये गलत है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। उसके बाद उसके साथ साथ में कई चीजें ऐसी हैं जिसके कारण ये कुल मिला के अपनी जो बेसिक जो तुष्टिकरण की नीति है, जो उनका नैरेटिव है, उसको सेट करने पे तुले हुए हैं। ये इस देश के मेन सूत्र से मुसलमानों को अलग करना चाह रहे हैं। हम उनकी खिलाफत कर रहे हैं। आज ये बड़ी बड़ी बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि कांग्रेस के नेताओं ने बड़ी बड़ी संपत्तियों पे कब्जे कर रखे हैं। तो एक तो ये पहली चीज तो क्लियर करें, इनका शक किस तरफ जाता है। दूसरी चीज मैं इनसे पूछना चाहता हूं, एक तरफ तो ये हमारा इतिहास बताते हैं 70 साल का। एक मिनट मैं बोल लूं, उसके बाद मैं बोल लेना, मैं बोल लूं उसके बाद मैं बोल लेना। 70 साल का आप हमारा इतिहास बताते हो, हमारा कार्यालय देख लो। सुनिए आपने, आप आपके टाइम पे बोलिएगा, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया है। ऐसे नहीं होगा। धार्मिक संस्था है, हिंदू का एक सनातन का बहुत बड़ा है। आप तो एक चीज बताइए जयपाल जी, आप तो एक चीज बताइए, आपका जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है वो इस चीज की मिसाल है कि आपकी दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है बीजेपी की। आपका जो ऑफिस है वो ये बता रहा है 7 स्टार स्थिति में। आपने 10 साल पे आपके इतिहास में आप कहां पहुंच गए? खैर वो बात नहीं है, इसलिए दूसरे पे उंगली उठाने से पहले आप अपने अतीत पर देखिए और आपके वर्तमान पे देखिए। दूसरी चीज ये है, भारत का जो मूल संविधान है, मूल संविधान के अंदर नीति निर्देशक तत्व हैं, मौलिक अधिकार हैं, लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इन सब के साथ में ये बिल छेड़छाड़ करता है, ये धार्मिक स्वतंत्रता को भी उनकी खत्म करता है। आप संशोधन कीजिए। उसके अलावा एक सबसे बेसिक चीज मैं क्लियर कर दूं, मैं बस मैं 2 मिनट का समय लूंगा। अब आप ये बात करते हैं कि विस्तृत चर्चा हुई जेपीसी की, तो क्या इनको ये पता नहीं है कि जब जेपीसी ने रिपोर्ट पेश करी उससे पहले ही कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये सार्वजनिक तौर पे मेंबर नसीर हुसैन साहब ने मीडिया के सामने ये कहा था कि जो ड्राफ्ट है, उस जो प्रस्तावित ड्राफ्ट है उसके अंदर कांग्रेस पार्टी के द्वारा और दूसरे मेंबरों के द्वारा जो आपत्तियां उठाई थी उनको इन्होंने डिलीट कर दिया, अपनी मर्जी से डिलीट करके उसको अपलोड किया। उसका इनके पास में आज तक जवाब नहीं है। ये एक तरफा दमनकारी नीति अपना के ये बिल लेकर आ रहे हैं, जिसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। जी, डॉक्टर शहाबुद्दीन खान, मेंबर मुस्लिम राजस्थान मुस्लिम फोरम हमारे साथ हैं। शहाबुद्दीन जी, डॉक्टर साहब आप बताइए कि दरअसल सत्ता पक्ष और विपक्ष तो अपनी बात करता है, दोनों के राजनीतिक हित जुड़े हुए हैं, दोनों की एक बहुत बड़ी वोट बैंक का आधार भी है। लेकिन सवाल ये डॉक्टर साहब कि इस मुद्दे पर सुधार की जरूरत है, बिल लाने की जरूरत है, आप महसूस करते? ऑडियो ऑन करिए आप। देश की जो सारी समस्याएं हैं उसका जिम्मेदार ये मुस्लिम वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियां हैं।
तो ये जो बिल पास हो जाएगा उसके बाद सबके खाते में 15 लाख रुपए भी आ जाएंगे, सबको 2 करोड़ सालाना नौकरी भी मिल जाएगी, डॉलर जो है वो रुपए के बराबर भी हो जाएगा, किसानों की आय भी दुगनी हो जाएगी, और मुझे ऐसा लगता है कि वो पीओके जो हमारे पास से छिना हुआ है वो भी आ जाएगा। इनको ये समझना चाहिए कि देश का 99% जो है वो इस बिल का विरोध कर रहा है मुसलमान, वो मुसलमान स्टेक होल्डर है। जब वो 99% विरोध कर रहा होगा तो उसको कुछ न कुछ तो दिक्कत होगी ना। अब ये भ्रम फैला रहे हैं कि हमने बड़ी व्यापक चर्चाएं की है। अरे भाई, किससे आप व्यापक चर्चाएं कर ली है? 5 करोड़ मुसलमानों ने ईमेल भेज के जेपीसी में अपना विरोध दर्ज करवाया। आपने विपक्ष के सांसदों के जितने भी अमेंडमेंट थे उसको खारिज कर दिया। तो दरअसल आप क्योंकि बहुमत में हैं तो आप बहुमत के बूते पे मुसलमानों की आवाज को दबाना चाहते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मुसलमान इस बिल से बहुत मायूस है। ठीक है, आज आप सत्ता में हैं, आप जैसा चाहे करें, आप बहुमत में हैं, आपकी मर्जी पड़े जैसा कानून बनाए वो ठीक है, लेकिन मुस्लिम समुदाय इसको खारिज करता है और संवैधानिक दृष्टि से उसको जितने भी जो तरीके हो सकते हैं वो इसको अपने मंदिर, अपने मस्जिद, अपनी दरगाह, अपने कब्रिस्तान बचाने की लड़ाई वो जारी रखेगा। आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया है कि हम इस बिल को खारिज करते हैं और हम जो है पूरी लड़ाई जो है वो सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हमारी जारी रहेगी। इनको समझना चाहिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भारत के मुसलमानों की अपेक्स बॉडी है, वो 20 करोड़ मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है या कुछ ऐसे लोग होंगे वो हर जगह होते हैं, वो समर्थन कर रहे होंगे। बाकी देश का 99% मुसलमान इस बिल के खिलाफ है। ये इनको भारतीय जनता पार्टी को समझ लेना चाहिए। राजीव जैन जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन क्योंकि डॉक्टर शहाबुद्दीन खान ने 99% मुस्लिम हिंदुस्तान का इस बिल के खिलाफ है, ये जो बात कही है, और इसका पुरजोर विरोध भी होगा। महेश शर्मा जी एडवोकेट हैं, राजस्थान हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। महेश जी, जरा मुझे ये बताइए कि इसका लीगल पक्ष, कानूनी पक्ष क्या कहता है? 99% मुसलमान, पहली बात तो ये कि वो 99% मुसलमान डॉक्टर साहब जैसे कुछ लोगों के प्रतिनिधित्व से बनता है क्या, पहली बात। और दूसरी बात, अगर ये इतना बड़ा विरोध है, उसके बाद भी अगर सरकार सदन में बिल को पेश करती है तो इसका कानूनी पक्ष क्या? देखिए मीना जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरे सारे को पैनलिस्ट को मैं बहुत माफ़ी के साथ कहना चाहता हूँ कि ये जो पॉलिटिकल मिजरी कर रहे हैं उसमें लीगल एंगल रोजाना मैं देखता हूँ कि संविधान के खिलाफ है। संविधान जानते भी हैं संविधान क्या है। संविधान में कि ये कह रहे हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का विरोध करते हैं। 3 केसेस हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट का जजमेंट है, वो ये कहता है कि वक्फ प्रॉपर्टी इज करेक्टर ऑफ द वर्क प्रॉपर्टी इज नॉट रिलीजियस करेक्टर, दिस इज अ मैनेजमेंटल करेक्टर। राजस्थान हाईकोर्ट के एक जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे, उसमें भी यही कहा कि मुतवल्ली इज ओनली रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट, दैट इज नॉट अ रिलीजियस प्रॉपर्टी। तो ये जो आप बात कर रहे हैं, एक और यूपी हाईकोर्ट का, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट है। नहीं है। हाँ, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये क्लियर कर दूं कि संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं होता है। संविधान के किसी भी अनुच्छेद का इसमें उल्लंघन नहीं होता है। ये मिसराइड कर रहे हैं और ये मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि अगर इसमें प्रावधान सेम के सेम है, एक इसमें चेंज किया है वक्फ बाय यूजर। अब वक्फ बाय यूजर करने की जरूरत क्यों पड़ी वो मैं आपको बताना चाहता हूं। नंबर 1, अभी मेरे किसी को पैनलिस्ट ने बताया था कि 3 मार्च 2013 को जब चुनाव होने के जस्ट पहले 123 प्रॉपर्टीज थी जो दिल्ली नगर निगम और दिल्ली डीडीए डेवलपमेंट अथॉरिटी की प्रॉपर्टी थी, उनको डी नोटिफाई किया और उनके ऊपर केसेस चल रहे थे, उनको विड्रॉ करके वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दे दी। तो एक दूसरा, आपको बड़ा जानकर ताज्जुब होगा, होटल मैरियट
होटल मैरियट दिल्ली में 1 रुपए लीज पर चल रहा है। ये आप औकाफ की जमीन को, वक्फ की प्रॉपर्टी को किस तरह से मिसयूज कर रहे हैं। एक मेरे को पैनलिस्ट कह रहे थे कि किसी का नाम बताइए। सबसे बड़े वक्फ की प्रॉपर्टी के भूमाफिया हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और उनकी खुद की फैमिली। कर्नाटक के 28 नेता हैं उसमें इन्वॉल्व है। एक रिपोर्ट आई है उसमें कि कर्नाटक कांग्रेस के 28 नेता हैं जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी को दबा के रखा है। 1,10,000 शॉप्स हैं। आप सच्चर कमीशन की रिपोर्ट देखिए। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट ये कहती है कि उस वक्त में जो पैसा आ रहा था उससे 100 गुना अधिक पैसा कलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, आज मैं राजीव सबसे जैन जी बड़ा के पास जाती हूँ। महेश शर्मा जी, मैं आपकी जी। बात से एक बात साफ है कि ये इसमें कुछ भी संविधान की धाराओं का उल्लंघन नहीं है। संविधान संशोधन देश की संसद का अधिकार है, वो कर सकती है। अब कौन से विषय पर संविधान संशोधन जनता को पसंद आता है और कौन से विषय पर नहीं आता है, एक पक्ष उसमें जनता है और दूसरा पक्ष उसमें विपक्ष है। अगर विपक्ष की आपत्ति है और कुछ हद तक जनता की भी आपत्ति है। राजीव जैन साहब, सवाल ये है कि संसद में अगर सदन में पेश किया गया है बिल, तो निश्चित रूप से सरकार ने तैयारी के साथ बिल पेश किया है। ऐसे में विपक्ष की तमाम आपत्तियों के बाद भी सरकार पूरी तरह सक्षम है बिल पास कराने को। देखिए मीना जी, निश्चित तौर पे जैसा आप कह रही हैं, सरकार ने पूरी तैयारी की होगी, अपना फ्लोर मैनेजमेंट किया होगा बिल पास कराने के लिए। अब ये वक्फ संशोधन बिल है, अब इसमें दोनों तरफ की चीजें हैं। अब विपक्ष तो इसके विरोध में आ रहा है और सत्ता पक्ष इसको प्रगतिशील बिल बता रहा है। तो आप इसके, मैं तो इसको जो निजी तौर पे देखता हूँ, उसके आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक पक्ष है। तो इसमें आर्थिक, सामाजिक पक्ष, विपक्ष जो है उसका धार्मिक मुद्दे को ले आया कि वो एक वर्ग विशेष के खिलाफ जो एक भ्रम की स्थिति सी पैदा करना कि ये भाजपा तो इसके खिलाफ ही है, इस धर्म के खिलाफ, तो इसलिए इस बिल को लेकर आई है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें आर्थिक और सामाजिक पक्ष को भी देखा जाना चाहिए। इसके जो वकील साहब जो भी बता रहे थे कि प्रबंधन का मामला है, प्रबंधन में जहाँ गड़बड़ियां हैं, अब जो गरीब मुसलमान है उसको तो इसका लाभ नहीं मिल पाता। जहां भी किसी को वक्फ की संपत्ति हो गई, वक्फ की संपत्ति क्या है कि अल्लाह की संपत्ति, वो ईश्वर की, मतलब गॉड की संपत्ति को उस रूप में देखा जाता है। तो ये है, उसका जो उपयोग होना चाहिए, उपयोग तो बहुत कम हुआ। आप और हम सब अच्छी तरह जानते हैं उसका दुरुपयोग ही ज्यादा हुआ। तो दुरुपयोग किन लोगों ने किया? जो प्रभावशाली वर्ग था, जो एक समाज का एक जो प्रभावशाली वर्ग था, उसने अपने पक्ष में उसका दुरुपयोग कर लिया। और उपयोग होना चाहिए था कि जो गरीब मुसलमान है उनकी शिक्षा पे, चिकित्सा पे, उनकी बहबूदी पर, उन पे जो होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं मकसद, अभी साबुद्दीन जी कह रहे थे कि उनको उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि गरीब मुसलमान जो मतलब अशिक्षित है या जो है, वो तो ठीक है, पर्सनल लॉ बोर्ड या ये जो संगठन होते हैं उनके उसमें आ जाता है, उनके कहने में कि हमारे संगठन तो ये कह रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, तो वो उस लाइन पे चला जाता है। लेकिन वास्तविक स्थिति है कि उनकी बहबूदी के लिए तो कभी कोई इस तरीके का काम हमने देखा नहीं, ना शिक्षा पे, ना स्वास्थ्य पे, ना और जो बुनियादी जो आवश्यकताएं होती हैं गरीब मुसलमान की, उसके लिए। अब जो भाजपा है वो पसमानदा मुसलमान, अब इसमें भी उसकी सियासत हो सकती है कि वो आने वाले समय में मुसलमानों का एक वर्ग को अपने पक्ष में खड़ा कर ले, जो पसमानदा, जो गरीब मुसलमान है, वो उसके पक्ष में हो जाए। जैसे 3 तलाक का जो खत्म किया गया था, उस समय भी ये सारे संगठन विरोध में थे उसके खत्म करने के, कि एक धर्म विशेष के खिलाफ है। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी दल है उसका निशाना ये था कि मुस्लिम महिलाओं को अपने पक्ष में किया जाए, उस वर्ग को कहीं तोड़ लाया जाए कि देखो हम तुम्हारे पक्ष में लाए हैं। तो जो प्रगतिशील महिलाएं थी, मुस्लिम महिलाएं, उन्होंने तो उसका भी स्वागत किया था। तो ये इसमें दोनों सियासी ज्यादा चल रही है, लेकिन इसमें वास्तव में यदि वक्फ संपत्ति का जो उपयोग है, जो गरीब मुसलमानों के हित में हो या समाज के हित में हो, दुरुपयोग नहीं हो, जैसा भी वकील साहब बता रहे थे, कर्नाटक का उदाहरण, राजस्थान के भी कई उदाहरण है, हम जयपुर में भी देखते हैं कि संपत्ति का किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है। कुछ वर्ग जो है प्रभावशाली वो उस पर कब्जा करे बैठे हैं, वहां उनका अच्छा व्यापार, बिजनेस भी चल रहा है।
लेकिन ये अलग चीज है। अब इसमें प्रबंधन और पारदर्शिता आएगी। जो बिल जो सत्ताधारी दल ला रहा है वो प्रबंधन का और जो पारदर्शिता वाला सिद्धांत है वो उस पर कहीं ना कहीं होगा। तो ये निश्चित सच्चर कमेटी का भी जैसे अभी उल्लेख किया, सच्चर कमेटी ने भी ये सब चीजें कही थी। उसको तो कांग्रेस पार्टी का शासन रहा, वो दबाए बैठी रही उस जमाने में, उसको लागू नहीं किया। तो असलियत तो ये है कि एक वर्ग विशेष से उन्नति कैसे करे। यदि उसका सदुपयोग होगा, उस संपत्ति का सदुपयोग होगा, तो एक वर्ग विशेष के लोग जो अभी तक दबे कुचले हैं या जो एक समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए, वो शामिल हो सकते हैं यदि सदुपयोग हो। तो अभी इसमें एक अमेंडमेंट इसमें ये भी है कि इसमें 20 सदस्य होंगे, शायद 20 या 21, वकील साहब ज्यादा बता पाएंगे। उसमें 10 मुस्लिम होंगे, उसमें पहली बार 2 महिलाएं होंगी। अब महिलाएं आ जाएंगी, मुस्लिम महिलाएं ही आएंगी 10 में से, तो उसका कहाँ विरोध। वो भी कहीं ना भाई प्रगति में जो उसका चीज का उपयोग होगा तो महिलाओं का भी होगा। तो अभी तक ऐसी चीजें नहीं थी, कुछ चीजें अच्छी हैं, प्रगतिशील हैं, उनका मतलब कहीं ना कहीं सम्मान होना चाहिए। जी मीना जी। जी, तो ऐसा नहीं है कि इस संशोधन बिल में सब कुछ मुसलमान के, इस देश के अल्पसंख्यक वर्ग के खिलाफ ही खिलाफ है। बहुत कुछ ऐसा भी है जो अल्पसंख्यक समाज में ही जो अभी तक उपेक्षा का शिकार रहे हैं, चाहे वो बिरादरी हो जिसे मुख्य धारा से जोड़ा नहीं गया, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे अभी तक उपेक्षित रहा मुसलमान हो। ऐसे में डॉक्टर शहाबुद्दीन खान, सवाल ये उठता है कि 90% आप कहते हैं इस देश के अल्पसंख्यक वर्ग की आबादी जो है वो इसके खिलाफ है। 50% तो आप महिलाओं को भी मानते हैं। अभी तक आपने महिलाओं को कोई इसमें रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ नहीं था, उनकी संख्या बढ़ेगी। सरकार थोड़ी पारदर्शिता लाने का प्रयास कर रही है। जो इसमें जबरदस्त करप्शन हुआ है अब तक पिछले दशकों में, उसको ठीक करने का प्रयास कर रही है। तो डॉक्टर शहाबुद्दीन खान साहब, दिक्कत क्या है? देखो मैं आपको बताऊं मीना जी, आपको राजीव जी को दोनों को जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन है। आज भी राजस्थान का जो वक्फ बोर्ड है उसमें कुल 9 सदस्य हैं, उनमें 2 महिलाएं सदस्य हैं। पिछले 15 साल से तो महिला सदस्यों को मैं जानता हूं, इसलिए ये गलत इन्फॉर्मेशन है। दूसरा, जिला वकील साहब समितियों महेश में जी भी ने महिलाएं कहा होंगी। अभी भी 2 महिलाएं हैं सर, 9 में से 2 महिलाएं मेंबर हैं अभी भी एग्जिस्टिंग बोर्ड में, और 15 साल से तो मैं देख रहा हूं महिलाओं को। इसलिए आप अपनी जो है इसको करेक्ट कीजिए इन्फॉर्मेशन को। दूसरा, महेश जी ने कहा कि ये पोल मैनेजमेंट का मसला है। आप मस्जिद को रिलीजियस प्रॉपर्टी कहोगे या मैनेजमेंट का मसला कहोगे? वक्फ बोर्ड की 50% प्रॉपर्टियां तो मस्जिद है, 40% कब्रिस्तान है। इन्हें आप मैनेजमेंट का कहोगे या क्या रिलीजियस सर प्रॉपर्टी कहोगे? सर सर मैंने सर मैं शहाबुद्दीन जी बीच जो में नहीं कहा बोला सर। है, सर मैंने सर मैं आपके बीच में नहीं बोला सर, नहीं नहीं, मैं प्लीज एक प्लीज सर, एक एक प्लीज बात, सर, एक लाइन नहीं की बात प्लीज कह रहा सर, हूँ। मेरे मैंने बात जो आप सुन कहा लीजिएगा है सर। वो हाई कोर्ट के सर जजमेंट पढ़ के बताया है। प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर। दूसरा, इन्होंने सच्चर कमेटी को कोड किया। सच्चर कमेटी ने ही ये कहा कि जो है वक्फ की जिन प्रॉपर्टी पे सरकार ने कब्जा कर रखा है उनको मुक्त करवाया जाए। अकेले राजस्थान में प्राइम लोकेशन पे 65 प्रॉपर्टियां ऐसी है जिसपे राजस्थान सरकार काबिज है, और उनपे कम से कम 13 करोड़ रुपए का जो है वो किराया बाकी है। तो जिन संशोधनों पे वो बात होनी चाहिए वो संशोधन तो होने गए हैं। बात हो रही है कि साहब 2 हिंदू मेंबर ले आइए, ये तो कम से कम है, उसमें मैक्सिमम की कोई बाउंडेशन नहीं है। मैक्सिमम जो है, कल को ऐसा भी हो सकता है कि मेजोरिटी के मेंबर हमारे हिंदू समुदाय के भाई हो, तो क्या सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में गैर सिखों को रखा जा सकता है? क्या देवस्थान विभाग में किसी मुस्लिम को रखा जा सकता है? इनको यह समझना चाहिए कि इसमें वक्फ प्रॉपर्टी में 50% मस्जिदें हैं, 30% कब्रिस्तान है, 10% दरगाह है, और बाकी थोड़ी बहुत जमीनें हैं। दूसरी चीज इन्होंने प्रोपेगेंडा किया कि साहब रक्षा मंत्रालय के बाद और रेलवे मंत्रालय के पास सबसे ज्यादा जमीनें वक्फ बोर्ड के पास है। आप डेटा उठा के देख लीजिए, अकेले आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में मंदिरों के नाम पे वक्फ बोर्ड से 2.5 गुना जमीन है। अब आप आ जाइए राजस्थान में, राजस्थान के हर गांव में मंदिर वासी के नाम पे जमीन है, और वो इतनी जमीन है जितनी वक्फ बोर्ड के पास नहीं है। ये अलग बात है कि उस मंदिर माफी की जमीन को खुद कर दिया पुजारियों ने। अगर आप अकेले जयपुर की बात करें तो जयपुर में जितने भी मंदिर है उनको ठिकाना कहा जाता था,
और एक मंदिर के नाम पे 10-10 और 20-20 गांव मंदिर वासी की जमीन हुआ करती थी। तो उसके मैनेजमेंट के लिए तो सरकार नहीं कुछ कर रही है। सरकार को लगता है कि देश की जितनी भी समस्याएं हैं उसका समाधान जो है अगर इस वक्फ बोर्ड को पे नया कानून थोप देंगे तो बन जाएगा। ये केवल मेजोरिटी कम्युनिटी को पोलराइजेशन करने के लिए वक्फ बोर्ड का कानून पे ये संशोधन अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है। मेजोरिटी कम्युनिटी को ये मैसेज दिया जा रहा है। 11 साल से यही कुछ चल रहा है कि हमने अब्दुल की चूड़ी टाइट कर दी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बीजेपी की पूरी सियासत जो है वो एंटी मुस्लिम चल रही है। कोई भी एड़ा गेड़ा नेता कह देता पाकिस्तान चले जाओ, कोई भी हमको रास्ते में रोक के जय श्री राम बोलो तो पीट डालता है, कोई भी गाय के नाम पे हमारी मॉब लिंचिंग कर देता है। तो ये जो कह रहे हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये खाली जुमलेबाजी है। आपकी 11 साल से सरकार है। मैं पूछ रहा हूँ आपने पसमानदा मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए क्या कर डाला? हायर एजुकेशन के लिए केंद्र सरकार का जो है एक मौलाना आजाद फाउंडेशन था जिसे स्कॉलरशिप मिला करती थी। केंद्र सरकार ने मौलाना आजाद फाउंडेशन को बंद कर दिया है। प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक की स्कॉलरशिप बंद कर दी है। तो सिवाय जुमलेबाजी आज मुसलमानों से नफरत करना चुनाव जीतने का एजेंडा बन गया है, शॉर्टकट रास्ता बन गया है। तो मुसलमानों से नफरत। डॉक्टर शहाबुद्दीन, आपके मुताबिक ये पूरा संविधान संशोधन विधेयक बिल जो सरकार लेके आई है, ये बहुसंख्यकों को खुश करने का एकमात्र पोलराइजेशन का तरीका है। पोलराइजेशन कर रही है। बहुसंख्यक समुदाय को ये मैसेज दे रही है कि देखो हमने हमारी सरकार में मुसलमानों को टाइट कर दिया है। ये जो गुरु गोवर्धन जी की जो किताब थी डॉक्टर शहाबुद्दीन, मुझे ये बताइए कि इससे मुसलमान टाइट कैसे होगा? अरे भाई जब यूजर बाय वक्फ का प्रोविजन खत्म हो जाएगा तो 70% मस्जिदें जो है वो डिस्प्यूट हो जाएगी। तो मुसलमान बेचारा जो है वो कमाएगा खाएगा नहीं और मस्जिद बचाने की लड़ाई लड़ता रहेगा। तो टाइट ऐसे हो जाएगी जब 70% मस्जिदें यूजर बाय वक्फ के ऐसे दर्ज है और वो डिस्प्यूट में हो जाएगी तो मुसलमान खाना कमाना भूल के और अपनी उस इबादतगाह को बचाने के लिए भागता फिरेगा, कभी इस कोर्ट में, कभी उस कोर्ट में, कभी उस कोर्ट में। तो आपका कहना है कि 70% मुसलमान इस देश का वक्फ से सीधा रिलेटेड है? बिल्कुल भाई, 70 नहीं, सारा ही रिलेटेड है। जब जो एक मोहल्ले की जो मस्जिद होती है वो वक्त में इंदराज है। उस मस्जिद में जितने भी नमाज पढ़ने वाले लोग हैं वो उस मस्जिद से अटैच है। अब उस मस्जिद पे मान लीजिए उस मोहल्ले की मस्जिद पे कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है तो उस मोहल्ले की सारी आबादी मानसिक तनाव में रहेगी। वो सुबह शाम केवल उस मस्जिद बचाने की लड़ाई लड़ेगी। तो इन्होंने जो है वो हर जगह पे एक बंटवारा जो भाईचारा था उसको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी मस्जिद जो है वो डिस्प्यूट हो जाएगी, कोई लिख के दे देगा कि ये मस्जिद जो है वो गलत तरीके से बनी हुई है। अब उस मोहल्ले का मुसलमान उस मस्जिद को बचाने के लिए लड़ता रहेगा, खाना कमाना भूल जाएगा। जयपाल जी, इस तरह की आशंका दिखती है आपको? देखिए मीना जी, इसके अंदर 2-3 बातें हैं। पहले तो मेरे कांग्रेस साथी को मैं बता दूं कि सेकुलरिज्म क्या होता है ये देश ने 70 साल में देखा। कैसे आपने वक्फ बोर्ड को संचालित किया ये पूरे देश ने देखा। जो पॉलिटिकल अपीजमेंट पॉलिटिक्स जो आपने शुरू की उसके कारण ही देश में मुसलमानों को इस मुख्य धारा में नहीं आने दिया। और तुष्टीकरण की राजनीति क्या होती है और एक वर्ग को खुश करने की नीति क्या होती है कि आपको मालूम है कि धार्मिक आधार पे किसी को रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। इसके बावजूद भी आप कर्नाटक में दे रहे हैं। आपके नेता लोग जो मलाई खा रहे हैं, वक्फ की प्रॉपर्टियों का रेंट खा रहे हैं, उनको दिक्कत है। आप पूरा परसेप्शन देख लीजिए। आज किनको दिक्कत है? ये वही लोग हैं जो मलाई खा रहे हैं, यही लोग हैं जो ट्रिपल तलाक का विरोध करते थे, ये वही लोग हैं जो एनआरसी सीए का विरोध करते हैं और कहते नैरेटिव बनाते थे कि इससे आपकी नागरिकता चली गई। बताइए देश में किसकी नागरिकता गई? इन्होंने पूरे 2 साल तक देश में भ्रम फैलाया और नैरेटिव पैदा किया कि इस देश में सीए आ गया तो नागरिकता खत्म हो जाएगी। आज देश ने देखा कानून बना है, ट्रिपल तलाक कानून बना है। आज वही लोग हैं जो ये कह रहे हैं, जैसे वकील साहब ने बता दिया पूरी बात, लेकिन फिर भी मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि वक्फ बोर्ड एक धार्मिक संस्था नहीं, एक वैधानिक संस्था है। इसका संबंध धर्म से नहीं संपत्ति से है। आप रामलला और राम के मंदिर से क्यों जोड़ रहे हैं इस चीज को? ये मामला सीधा
प्रॉफिट का है, ये धर्म का मामला ही नहीं है, प्रॉपर्टी का मामला है, जिसमें कब्जा किए हुए हैं, जिसका रेंट आ रहा है, जिसके आपके नेता मलाई खा रहे हैं। आज उनको दुख है, उनको दर्द है, लेकिन हम कहते हैं सेकुलरिज्म क्या होता है? पसमानदा बोहरा मुसलमानों को आपने प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया? ये बिल उनको प्रतिनिधित्व देता है। बताइए आपने 70 साल में कितने आईपीएस बनाइए, बताइए आपने 70 साल में कितने आईएएस बनाइए, बताइए आपने वक्फ बोर्ड पे कितनी प्रॉपर्टियों पे आपने हॉस्पिटल बनाए, अनाथालय बनाए, बताइए आप देश को। आज ये बिल उन सब अधिकारों को माकूल करता है और इस देश के मुसलमानों को मुख्य धारा में लाने का काम करता है। दिक्कत और प्रॉब्लम केवल उन्हीं लोगों को है जो मलाई खा रहे हैं, रेंट की प्रॉपर्टी खा रहे हैं, वक्फ के नाम पे लंबी चौड़ा प्रॉफिट खा रहे हैं। आज 70 कमेटी 2006 में कांग्रेस के समय, हमारे समय नहीं आई ना, उसने क्या पढ़ लिया कि 12,000 करोड़ रुपए का इन्होंने किया। आज वक्फ की प्रॉपर्टियां रेगुलाइज हो, किसको दिक्कत है? जो मंदिरों, जो मस्जिद है, जो भी इसके अंदर है, उनको कोई छेड़ने वाला नहीं है, लेकिन जो अवैध कब्जा है उनको डर है, उनकी मलाई जाने वाली है। इसलिए लास्ट में यही कहूंगा कि मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराही बनो, मैंने एक सम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। इसलिए ये देश का मुसलमान इस बिल के साथ में है, इस बिल का समर्थन करता है। जी, काफी शायराना अंदाज में मुसलमान के साथ खड़े होने का बीजेपी के प्रवक्ता ने यहाँ पे साफ साफ जो है वो अपना मत रखा है। महेश शर्मा जी, सवाल ये है कि बीजेपी के प्रवक्ता की जिम्मेदारी है कि सरकार का पक्ष रखे और डॉक्टर शहाबुद्दीन की जिम्मेदारी है कि वो अपने समाज का पक्ष रखे। प्रियदर्शी जी की जिम्मेदारी है, प्रियदर्शी जी अचानक चले गए, उनको लगा कि मुझे नहीं पूछा गया, जबकि मैं उनके पास जाने वाली थी, लेकिन कोई बात नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता बीच में चले गए हैं। अब सवाल ये है महेश जी कि कानूनी पक्ष आपने बताया, अब जो चिंता है डॉक्टर शहाबुद्दीन की, उस चिंता का भी कुछ समाधान जरूर सरकार ने निकाला होगा। देखिए, इसमें सिर्फ इतना सा संशोधन हुआ है कि पहले ट्रिब्यूनल का फैसला जो था वो हमेशा फाइनल माना जाता था अनटिल अनलेस कोई लीगल एंगल उसमें नहीं होता था। दैट कैन बी चैलेंज, दैट कुड हैव बीन चैलेंज बाय वे ऑफ सम लीगल इश्यूज। लेकिन अब ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में फैक्चुअल इश्यूज में भी चुनौती दी जा सकती है। दूसरा कह रहे हैं कि साहब ये लड़ाई लड़ने लग जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि आज शहाबुद्दीन जी की प्रॉपर्टी उस पर कोई कब्जा कर लेता है, इन्हीं के आदमी, वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, आप कहाँ जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट पर विश्वास करते हैं तो आपकी कौन सी प्रॉपर्टी छिन जाएगी? और छिन जाएगी तो देश में अदालतें बंद हो गई क्या? एक तरफ आप कहते हैं हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और दूसरा इस देश में इक्वलिटी की बात करते हो आप, तो सिविल राइट्स जो है, सिविल राइट्स को असेल करने के लिए सबसे पहले सिविल कोर्ट ही जाना पड़ता है। पुराने वक्फ एक्ट में सिविल कोर्ट्स को बार्ड कर रखा था और आपके ट्रिब्यूनल का जो फैसला था वो ऑल टाइम टू कम था, वो फाइनल था अनटिल अनलेस उसमें कोई लीगल इशू ना हो। अब फैक्चुअल और लीगल दोनों एस्पेक्ट पे उस फैसले को चुनौती दी जा सकेगी। इसलिए मेरे को लगता है कि इनकी जो आशंकाएं हैं वो निराधार है। इनको इस तरह की आशंकाओं से बचना चाहिए। राजीव जैन जी, लेकिन इस पूरे प्रकरण में राजनीतिक वोट बैंक एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हाँ बिल्कुल मीना जी, राजनीतिक वोट बैंक तो सबसे बड़ा फैक्टर ही है। अब वो जैसे अभी बता रहे थे जो मुस्लिम प्रतिनिधि हैं कि पिछले 10 साल से, तो अब भाजपा जब सत्ता में आई तो उसका तो पुराना एजेंडा था इन सब चीजों को इशू को लाते हुए। अब वक्त पे लाए, आने वाले समय यूसीसी आएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो मतलब कहीं ना कहीं ये बेचैनी जो विपक्षी दल है उनमें भी है। अब वो सत्ताधारी दल है वो तो ये कहता है कि ये तुष्टीकरण करते रहे, लेकिन एक बात ये भी सच्चाई है कि अब तक जो सबसे ज्यादा शासन गैर भाजपाई दलों का रहा देश में, उन्होंने कितना मतलब कितना विकास कर दिया या कितना मुस्लिम वर्ग को मुख्य धारा में लिया है। या जो सत्ताधारी दल ये आरोप लगाता है कि वो उनको वोट बैंक की तरह कहीं डरा के उस तरीके से रखते थे कि भाजपा आगे जो तुम्हारे अधिकार खत्म कर दिए जाएंगे, तो ऐसा तो कहीं नहीं हुआ। अभी पिछले 10 साल से एक हार्डकोर आइडियोलॉजी की भी सरकार मानी जा सकती है भाजपा की, उसने तो ऐसा कुछ नहीं किया। उसने कुछ कानून जरूर बनाया, 3 तलाक खत्म किया, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या जो भी इनके बड़े संगठन है वो उस वक्त भी विरोध में आ गए थे। उन्होंने ये नहीं देखा कि अब जमाना बदल गया, प्रगतिशीलता की बात है, मुस्लिम महिलाओं के हक की बात है। कितना मतलब वो कितनी घृणित चीज होती थी जो मतलब किसी को परित्याग कर दिया जाता था, किसी स्त्री को, उसके साथ क्या होता था। तो वो एक अच्छी प्रगतिशील जो महिलाएं थी मुस्लिम की, उन्होंने तो स्वागत किया था।
लेकिन ये वक्फ बिल का भी कहीं ना कहीं इसका सदुपयोग होना चाहिए। जैसा मैं पूर्व में भी कह चुका, यदि इसका सदुपयोग होगा तो समाज की उन्नति होगी। मस्जिद वगैरह ये तो कहीं कोई छीनी जाने वाली चीजें है नहीं, लेकिन जो और जो संपत्तियां होती हैं, जमीनें होती हैं, आप देखिए उसमें कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स खड़े हो गए, उसकी आय का कोई अता पता नहीं है, कहाँ जा रही है, क्या खर्च हो रहा है, मदरसों पे भी खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सब चीजों पे कहीं ना कहीं मैरियट होटल जमाना दिल्ली बदल में गया है। 1 रुपए पर है। जी मैरियट होटल 1 रुपए लीज पर है। हाँ, जी, इससे बड़ा यही ठग जमाना क्या उदाहरण हो जमाना सकता है? बदल गया, जी, प्रगतिशीलता और की बात ऐसा ऐसा एक नहीं है, ये तो एक उदाहरण है। ऐसा अनेकों उदाहरण है। बहुत ऐसी सैकड़ों सारे ही प्रॉपर्टीज उदाहरण है। देश के 90% अलग ऐसे अलग ही उदाहरण हिस्सों में है। बहुत बहुत मतलब शुक्रिया। दिल्ली जैसी जगह में 1 रुपए में मैरियट होटल की जगह दे रखी है। इससे जी बड़ा कितना है। करप्शन हो सकता है? पूरे जी देश भर में ऐसा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि बहुत सारी पेचीदगियां मौजूदा वक्फ बोर्ड कानून में है, उन्हें दुरुस्त करने की सरकार कोशिश कर रही है। कोई भी जब नई बात आती है तो विरोध प्रतिरोध बहुत स्वाभाविक है। घर में भी बनी हुई व्यवस्था जब ठीक करने के प्रयास किए जाते हैं तो पुरानी पीढ़ी उससे सहमत नहीं होती है, लेकिन नई पीढ़ी नई जरूरतों के मुताबिक अगर काम करती है, चाहे वो देश की नरेंद्र मोदी सरकार हो और चाहे कोई और, तो उसका विरोध भी होता है कि उसके समर्थन में भी लोग खड़े। सवाल ये है कि सरकार की मंशा ठीक होनी चाहिए। सवाल ये है कि इसमें वोट बैंक की राजनीति समाहित नहीं होनी चाहिए। सवाल ये है कि इसमें बड़ी संख्या में मुसलमान लड़ाई झगड़ों दंगों में नहीं फंसना चाहिए। सवाल ये है कि इसके बाद यानी कि बिल सदन में पेश होने के बाद, पारित होने के बाद देश में धार्मिक उन्माद जैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।